नमस्कार प्रिय छात्र और छात्राएं, कुछ आपको विशेष जानकारी देनी है। ये वीडियो जो हमारी 80 की स्पीड से और 60 की स्पीड से दी गई है वो अनुपम टाइपिंग बुक से दी गई है, एक ही पैसेज पर। तो मेरा कहना है कि इस पैसेज का होमवर्क पहले करें और हमारे व्हाट्सएप पर भेजें, फिर मैं चेक करके आपको वीडियो के माध्यम से भेज दूँगा और फिर मिला करके आप इसके घर में प्रैक्टिस करें और फिर इसकी नकल आप कम से कम 10 बार लिखें। इसके बाद जो हमारी वीडियो डाली गई है 60 और 80 पर, इस पर टारगेट करें और इसी क्रम से आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। रेडी स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी एजेंसियों के माध्यम से भारत के जल संसाधनों का सर्वेक्षण कराया, जिसके द्वारा ज्ञात हुआ कि भारत ज़मीन के ऊपर के अपने जल का केवल 40% भाग ही इस्तेमाल कर पाता है। इससे स्पष्ट है कि अगर देश की विभिन्न नदियों का अधिक जल नहरों आदि के माध्यम से अभाव वाले क्षेत्रों में जैसे तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा आदि में पहुंचाया जाए तो देश में सिंचाई का भी संकट दूर हो सकता है तथा जल परिवहन की तमाम परियोजनाएं भी कार्यान्वित की जा सकती है। इस कार्य में जो बाधाएं एवं विवाद हैं उन्हें व्यापक तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाकर ही हल किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, खेती में उन्नति न होने का कारण क्या है? उसका एक कारण ये है कि खेती से संबंधित जितने विभाग हैं उनमें आपस में मेल जोल नहीं है। खेती के लिए अच्छी खाद की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, औजारों की और धन की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों के लिए अलग अलग विभाग है। मालूम ऐसा पड़ता है कि उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। वे आपस में मिलकर कोई योजना नहीं बनाते जिससे खेती की ज़रूरतें पूरी होती। इसीलिए जब तक उनमें आपस में मोल जोल नहीं होगा तब तक खेती की उन्नति नहीं हो सकती है। दूसरा कारण ये है कि योजना की बिल्कुल कमी है। इसके अलावा कृषि कॉलेजों से निकले हुए जो ग्रेजुएट होते हैं, जो खेती की बातों को जानते हैं, उनमें से एक भी आदमी खेती करने के लिए तैयार नहीं है। सभी प्रोफेसर बनने के लिए तैयार हैं, खेती के लिए कोई तैयार नहीं है। एक बात मैं माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि अधिक उपज न होने का एक कारण ये है कि जो खेत में काम करते हैं वे उसके मालिक नहीं हैं। खेत किसी और का है और काम कोई और कर रहा है। इसलिए मेरा कहना यह है कि किसानों में जब तक यह भावना पैदा नहीं होगी कि यह मेरी भूमि है तब तक अधिक उपज नहीं हो सकती। इसलिए आप जब तक भूमि सुधार नहीं करेंगे तब तक कोई बात बनने वाली नहीं है। दुर्भाग्य से इस देश में खेती करने वाले बहुत कम लोग ही ज़मीन के मालिक हैं। खेती की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि सरकार खाद बीज का उचित मूल्य निर्धारित करें, छोटे किसानों की लगान को कम किया जाए और उनकी उपज का उचित मूल्य दिया जाए तथा बिचौलियों से उनको बचाया जाए। ऐसी बात नहीं कि सरकार ने इस विषय में कुछ नहीं किया है, लेकिन नौकरशाही के कारण ही ठीक ढंग से अमल में नहीं लाया जा सका है। इस प्रकार के आरोप
नौकरशाही पर अक्सर लगाए जाते रहे हैं। अतः हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नौकरशाहों को इन आरोपों से छुटकारा दिलाने के लिए सरकारी योजनाओं को स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित करने का जो प्रस्ताव किया है वह स्वागत योग्य है। भारत का प्राचीनतम खेल तीरंदाजी आज सरकार की दोषपूर्ण खेल नीतियों के दुर्भाग्यपूर्ण शिकंजे में जकड़कर पूरी तरह उपेक्षित है। यही एक ऐसा खेल बचा है जिसमें भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कर दिखाने की थोड़ी बहुत उम्मीदें बची हैं। सरकार और खेल संघों की इस उपेक्षापूर्ण नीति के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो भारत की किसी भी खेल में कोई अच्छी साख नहीं रह गई है। यदि यही स्थिति रही तो धीरे धीरे लगभग हर खेल पतन की गर्त में समा जाएगा। इन्हीं उपेक्षाओं और खेलों में कुंठित राजनीति के समावेश ने तो भारत को विश्व स्तर पर कहीं का नहीं छोड़ा है। लगभग प्रत्येक खेल में विश्व स्तर पर हम कहीं नहीं टिक पाते हैं। भारत में सर्वाधिक बढ़ावा यदि किसी खेल को दिया जाता है तो वह है क्रिकेट, परंतु क्रिकेट संघों की गंदी आंतरिक राजनीति ने इसका भी बेड़ा गर्क कर दिया है। इसी तरह किसी ज़माने में विश्व की सर्वश्रेष्ठ समझी जाने वाली भारतीय हॉकी भी आज पतन के उस कगार पर है जहां से उसकी वापसी लगभग असंभव ही दिखाई पड़ती है। इसी तरह प्राचीन भारत के महानतम धनुर्धरों श्री राम, अर्जुन, कर्ण आदि की महान परंपरा का निर्वाह करने वाला आज एक भी तीरंदाज भारत में नहीं है। जब किसी भी प्रतियोगिता में भारतीय तीरंदाजी टीम हिस्सा लेती है तो उस समय महाभारत के महानतम योद्धा अर्जुन की याद अवश्य सताती है। काश यदि अर्जुन जैसा कोई होता तो तीरंदाजी में भारत का कोई सानी नहीं होता। हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुई 4 देशों की तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारत ने टीम चैंपियनशिप तो अवश्य जीती, परंतु व्यक्तिगत मुकाबलों में चीन का तीरंदाजी में वर्चस्व रहा। किसी भी प्रतियोगिता में टीम चैंपियनशिप से ज़्यादा महत्व व्यक्तिगत स्पर्धाओं का ही होता है। इस प्रतियोगिता में मेज़बान भारत सहित भूटान, चीन, यूगोस्लाविया व सिंगापुर ने हिस्सा लिया था। भारत और चीन को छोड़कर अन्य देशों के तीरंदाज प्रभावशाली प्रदर्शन न कर सकें। कुछ समय पूर्व तक तीरंदाजी में चीन काफ़ी पिछड़ा हुआ था, परंतु उनके तीरंदाजों ने आशा के विपरीत अच्छा प्रदर्शन करते हुए इस खेल में भी अपना दबदबा कायम कर लिया। भारत ने गत वर्ष एशिया कप, विश्व कप और ओलंपिक में दक्षिण कोरिया के तीरंदाजों को पछाड़कर एक सनसनी फैलाई थी और एशिया कप प्रतियोगिता में टीम चैंपियनशिप पर कब्जा करके चीन की चुनौतियों को तोड़ते हुए अपना दबदबा कायम किया था।